Assalamu alaikum students, welcome to the channel Learning Hub. You are going to explore more and more with passage of time, so stay tuned, subscribe the channel, press the bell icon, like, comment and share. Assalamu alaikum students, in this video we are going to do 51 terminologies that are relevant to the current affairs, so let's start. सबसे पहला वर्ड है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूरे से निकला है, जिसका मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ सेटअप या बनाई। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एक सुप्रीम लॉ जो एक्सप्लेन करे, जो वजाहत करे कि कैसे कोई कंट्री जो है वो काम करती है। तो इसको आप ये समझ लें कि एक बहुत बड़ी बुक है जिसके अंदर लॉज किसी भी कंट्री जिस तरह से काम करती है उसके मेंशन होते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सेंटेंस में इसे कैसे यूज़ करेंगे कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन लैटिन वर्ड लेक्स जिसका मतलब होता है लॉ प्लस लेटस जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग। अब यहाँ पर लेजिस्लेशन का मतलब हो रहा है कि वो तरीका जिससे आप नए रूल्स नए लॉज जो हैं वो बनाते हैं। तो अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे कि पार्लियामेंट पास न्यू लेजिस्लेशन ऑन साइबर क्राइम। नेक्स्ट है जुडिशरी। जुडिशरी का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड जुडिक्स से निकला है जिसका मतलब होता है जज। अब इसका मतलब जो ये बनता है कि कोर्ट्स और जजेस जो के लॉज को पढ़ते हैं और उनको फिर अब क्या कर रहे हैं वो इंटरप्रेट कर रहे हैं, यानी बताते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है उसकी बेसिस पर। तो जुडिशरी क्या है कि ये वो है जो जज करती है क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ नहीं। तो द जुडिशरी प्लेज अ वाइटल रोल इन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव लैटिन वर्ड एसिक्यूज से निकला है जिसका मतलब होता है कोई चीज़ कैरी आउट करना। तो अब जो ब्रांच जो रन करवाती है गवर्नमेंट के जितने भी मामलात हैं उनको उसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, ये सारे जितने भी गवर्नमेंट के मामलात हैं उनको जो चला रही है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। तो अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यानी कि ये जो एग्जीक्यूटिव है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को। नेक्स्ट है लिजिटिमेसी। लिजिटिमेसी लैटिन वर्ड लिजिटिमस से निकला है जिसका मतलब होता है लॉफुल। अब यहाँ पर जो लीगल और मोरल एक्सेप्टेंस है ना अथॉरिटी की, यानी जो आप लीगली कोई चीज़ कर रहे हो वो ठीक है और अथॉरिटी उसे एक्सेप्ट कर रही है, उसे लिजिटिमेसी कहेंगे। ठीक है, तो अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, फेयर इलेक्शंस इंक्रीज गवर्नमेंट लिजिटिमेसी। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी वर्ड ओल्ड फ्रेंच अकाउंटर से निकला है जिसका मतलब है किसी चीज़ का आप जवाब दें या उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब जब आप अपने एक्शंस के लिए अपने किए गए कामों के लिए जब जवाब दे होंगे तो आप अकाउंटेबल होंगे। तो सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी रिड्यूसेस करप्शन इन पाकिस्तान। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी लैटिन वर्ड ट्रांस से निकला है प्लस पैरर से निकला है। ट्रांस का मतलब होता है थ्रो और पैरर का मतलब होता है अपेयर यानी जाहिर होना। तो अब जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो तो उसके अंदर जितनी ज़्यादा जाहिर चीज़ होगी, जितनी ज़्यादा ओपननेस होगी, वो आपकी ट्रांसपेरेंसी होगी। अब सेंटेंस में देख लेते हैं कि गवर्नमेंट नीड्स ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक स्पेंडिंग। नेक्स्ट है फेडरलिज्म। जो फेडरलिज्म है वो वर्ड फोर्डस से निकला है जो कि एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है एग्रीमेंट। अब जब आप फॉर एग्जांपल जब पावर को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर, तो ये जो पावर डिवीज़न होती है ये क्या करती है, ये एक सेंट्रल पावर बना देती है और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर बना देती है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारा एक एग्रीमेंट हो गया है, ये एक तरह से वफाक बन गया है। तो अब पाकिस्तान फॉलो फेडरलिज्म अंडर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान जो है वो इसी डिवीज़न को फॉलो कर रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत। नेक्स्ट है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटो यानी सेल्फ और नॉमस यानी लॉ से निकला है। अब इसका मतलब यह है कि जब प्रोविंसेस लोकल इश्यूज़ को कंट्रोल करने लग जाएंगे तो वो क्या है कि वो प्रोविंस के पास आ गई है पावर। तो प्रोविंस के पास यानी सूबे के पास जब पावर आ जाती है कि वो लोकल इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने लगते हैं, उसको टैकल करने लगते हैं, तो वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो जाती है। तो 18th अमेंडमेंट स्ट्रेंथेंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। नेक्स्ट है सिविल सोसाइटी। सिविल्स जो होते हैं वो सिटीजन से रेलेवेंट है यानी शहरी। अब जितने भी हमारे पास एनजीओज, मीडियाज़, एक्टिविस्ट या सिटीजन्स ग्रुप्स होते हैं ये सारी की सारी सिविल सोसाइटीज़ हैं। अब सिविल सोसाइटी जो है इसको यूज़ कैसे करेंगे कि सिविल सोसाइटी रेजेस वॉइस फॉर ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट है
सेक्टेरियन क्राइसिस, ह्यूमन से निकला है, ह्यूमन से रेलेवेंट है, मतलब है कि जब एमरजेंसी वॉर्स की वजह से हो जाए, यानी कोई वॉर हुई है और उसकी वजह से एमरजेंसी हो जाती है या किसी कहत से या किसी डिज़ास्टर से, तो उस टाइम पर जो इंसान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। ठीक है, तो जैसे इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे कि गाज़ा फेसेस अ सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। नेक्स्ट है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, जिसको IDPs कहते हैं। इसका मतलब होता है कि मूव फ्रॉम होम, यानी आप घर में से हरकत करके कहीं चले गए हो। तो यहाँ पर ये फोकस होता है कि जो विक्टिम्स होते हैं किसी भी झगड़े के या डिज़ास्टर्स के बॉर्डर्स के अंदर अंदर, तो ठीक है, तो उनके बारे में उनके हवाले से ये है कि वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, यानी उनको फोर्स किया जाता है कि वो अपने घर को छोड़ दें। ठीक है, हालांकि सेम कंट्री में रहें लेकिन अपने घर को छोड़ दें। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि जब उन विक्टिम्स को, वो शिकार जो किसी कन्फ्लिक्ट के या डिज़ास्टर के अपने ही बॉर्डर्स के अंदर हुए हैं, लेकिन उनको फोर्स किया जाए कि वो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाए, लेकिन अपनी कंट्री के अंदर अंदर, तो उसको क्या कहेंगे कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन कहेंगे। तो जैसे फ्लड क्रिएटेड थाउजेंड्स ऑफ IDPs इन पाकिस्तान, फ्लड की वजह से बहुत से लोग अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन होते वो पाकिस्तान के अंदर ही हैं, तो ऐसे लोगों को हम IDPs कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एथनिक कन्फ्लिक्ट। अब एथनिक कन्फ्लिक्ट बहुत जगह आपको पोल साइंस में भी वर्ड नज़र आएगा, पाकिस्तान अफेयर्स में भी पता चलेगा, करंट अफेयर्स में भी, IR में भी। तो ये एथनिक जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ये क्या है, ये आपको दिखाते हैं। ये वर्ड इथनोस से निकला है, जिसका मतलब होता है लोग या नस्ल। तो जब लड़ाई होती है मुख्तलिफ लोगों के अंदर, ठीक है, लोग जो हैं वो मुख्तलिफ ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके दरमियान लड़ाई हो जाती है। तो अब ऐसा ये कन्फ्लिक्ट जो कि ऐसी लड़ाई जो कि किसी की रेस के ऊपर, लोगों के ऊपर, उनकी आइडेंटिटी के ऊपर की जाती है, उसको एथनिक कन्फ्लिक्ट कहेंगे। अब जो एथनिक कन्फ्लिक्ट वीकन्स नेशनल यूनिटी, ये एथनिक कन्फ्लिक्ट है वो कमज़ोर कर देता है कौमी इत्तेहाद को। नेक्स्ट है सेक्टेरियनिज्म। सेक्टेरियनिज्म का क्या मतलब होता है, ये सेक्टा से निकला है, जिसका मतलब होता है ग्रुप या स्कूल ऑफ थॉट, यानी ऐसे लोग जिनको फ़िरक़ों में जो बटे होते हैं उनको सेक्टेरियनिज्म कहते हैं। तो अब यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने बिलीव्स के ऊपर लड़ना शुरू हो जाएं कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, या एक ही ग्रुप के अंदर एक ही वो जो है फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स हैं, उन्हीं के अंदर में जब तफरका पैदा हो जाता है, यानी सुन्नी शिया वगैरह, तो जब आपके रिलीजियस सेक्ट्स बनते हैं, एक ही रिलीजन में मुख्तलिफ फ़िरके बन जाते हैं, तो वो क्या है, वो आपका ऐसा झगड़ा है जो आपके मज़हब की बुनियाद पर है, तो वो आपके सेक्टेरियनिज्म है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्ट्रगल्स विद सेक्टेरियनिज्म, जिसके अंदर सुन्नी शिया बरेलवी देवबंदी ये सारे लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट है मिलिटेंसी। मिलिटेंसी वर्ड मिलिटेरिया से निकला है, जिसका मतलब होता है सोल्जर। अब यहाँ पर जो लोग होते हैं वो गन का इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं, इंस्टेड के वो आपस में बात करें। ठीक है, तो अब जब वो वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं अपने पॉलिटिकल या किसी रिलीजियस गोल के लिए, तो उसको मिलिटेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान फोर्ट मिलिटेंसी थ्रू मिलिट्री ऑपरेशंस, यानी वो अपनी कैसे इंस्टेड के वो क्या करें कि लोग जो हैं वो बातचीत से मसले हल करें, वो गन्स, वेपन्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए झगड़े वगैरह और ऑपरेशंस पर निकले हुए। नेक्स्ट है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी जो है उसका मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ जाना, राइज अप हो जाना। ठीक है, जैसे जो कुछ छोटे ग्रुप्स होते हैं वो लड़ते हैं गवर्नमेंट के अंदर सीक्रेटली, यानी वो आपस में लड़ रहे हैं, स्मॉल ग्रुप्स गवर्नमेंट के यानी गवर्नमेंट में, तो वो क्या करते हैं, वो सीक्रेटली लड़ रहे हैं, तो उसको इंसर्जेंसी कहेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो बागी होते हैं। ठीक है, तो जैसे बलूचिस्तान के एरिया में हमें नज़र आते हैं, तो ऐसे ग्रुप्स जो बहुत ही बागी किस्म के होते हैं, हथियार से वो लदे पते होते हैं, तो वो स्टेट अथॉरिटी के खिलाफ लड़ते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, वो इंसर्जेंसी है। पाकिस्तान फेस्ड इंसर्जेंसी इन ट्राइबल एरियाज़। इस तरह की जो छोटे छोटे ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, वो ट्राइबल एरियाज़ में लड़ रहे हैं, वो किसके खिलाफ लड़े होते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट के, स्टेट के, तो वो इंसर्जेंसी है। पीस प्रोसेस। पीस प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि ये वर्ड पैक्स से निकला है, जिसका मतलब पीस है, प्लस प्रोसेस जिसका मतलब है स्टेप्स। तो अब जब स्टेप्स कुछ लेते हो ताकि आप किसी लड़ाई को जो है वो ख़त्म करवा दो, तो उसे पीस प्रोसेस कहते हैं, यानी अमन का मरहला, जिसमें आप अपने कदम बढ़ाते हो ताकि आप लड़ाई को ख़त्म कर दो। तो वो जो टॉक्स और जो एग्रीमेंट्स आप करते हो ताकि आप झगड़े को ख़त्म कर दो, तो वो आपके पीस प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल तालिबान टॉक्स वर पार्ट ऑफ द पीस प्रोसेस। निगोशिएशन। निगोशिएशन का मतलब होता है कि आप कोई काम करो, ठीक है, यानी आप बात करो ताकि किसी भी चीज़ के ऊपर सब लोग एग्री हो जाएं। तो आप जब आपस में बातचीत करते हो ताकि आपके झगड़े वगैरह ख़त्म हो जाएं, सॉल्व हो जाएं, तो उसको नेगोशिएशन कहते हैं। तो नेगोशिएशन इज़ बेटर देन वॉर। नेशनल इंटीग्रेशन, CSS के 2025 पेपर में भी ये वर्ड बहुत दफ़ा आया था क्वेश्चंस के अंदर। तो नेशनल इंटीग्रेशन क्या है, ये लैटिन वर्ड इंटीग्रेरिया से निकला है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बना देना। जैसे हर कोई जो है वो इस तरह से फील करता है कि वो एक है, ठीक है, एक फैमिली है,
तो जब आप यूनिटी, बहुत से ग्रुप, जैसे पाकिस्तान है इसमें डाइवर्स ग्रुप्स हैं, तो जब उनके दरमियान यूनिटी होगी तो उससे क्या कहेंगे, नेशनल इंटीग्रेशन को कहेंगे, कि हर कोई एक अपने आप को पाकिस्तानी समझ रहा है, अपने रंग नस्ब इन सारी चीज़ों से ऊपर। तो एजुकेशन प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। तो इसका मतलब क्या है कि कंट्रोल करना लॉ के तहत। तो कुछ रूल्स बनाए जाते हैं सबके लिए, तो जब लॉ इक्वली हर शहरी के ऊपर लागू होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये रूल ऑफ लॉ है। तो रूल ऑफ लॉ इज एसेंशियल फॉर जस्टिस। नेक्स्ट हमारे पास है सवर्निटी। सवर्निटी का क्या मतलब होता है, सुप्रीम पावर, ठीक है। तो ये आपका पोल साइंस में भी वर्ड होता है कि ऐसी पावर जो सबसे सुप्रीम है, ठीक है। तो कंट्री जो है वो बॉस होती है अपने घर की ना, तो यानी कंट्री के अंदर सारी सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट्स और वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो वो क्या है कि जो कंट्री है वो क्या है, वो अपनी बॉस है। या अगर कंट्री के अंदर कोई लॉ ऑर्डर है तो उस टाइम पर जो लॉ और ऑर्डर होगा वो क्या होगा कि वो सवर्निटी होगी। तो ये डिफरेंट है कंट्रीज़ के अंदर कि कौन सुप्रीम है। तो जब पूरी अथॉरिटी स्टेट को दे दी जाए उसकी टेरिटरी और डिसीजंस के अंदर, तो वो क्या है कि वो सुप्रीम पावर बन जाती है। जैसे पाकिस्तान प्रोटेक्ट्स इट्स सॉवरेनिटी बाय कंट्रोलिंग इट्स बॉर्डर्स। इसमें भी डिबेट है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सॉवरेन पावर जो है वो किसी को दी हुई है, कहीं पर किसी चीज़ को दी गई है, तो वो एक अलग डिबेट है। बहरहाल इसका मतलब होता है कि सुप्रीम पावर, ठीक है, इसका मतलब है पूरी अथॉरिटी एक स्टेट की दूसरी टेरिटरी पर या डिसीजंस के ऊपर। तो पाकिस्तान में हमने सेंटेंस देखा कि पाकिस्तान प्रोटेक्ट्स इट्स सॉवरेनिटी बाय कंट्रोलिंग इट्स बॉर्डर्स। नेक्स्ट है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटरी का मतलब होता है लैंड, इंटीग्रिटी का मतलब होता है होल यानी सालमियत, ठीक है। तो अब जब किसी को अलाउ नहीं किया जाता कि वो उसके घर को पीसेस के अंदर तोड़ दे, यानी किसी को आपने अलाउ नहीं किया कि वो आपके घर को तोड़ दे, तो इस चीज़ को क्या है कि आप अपने लैंड की सालमियत चाहते हैं और आप किसी को अलाउ नहीं करें कि वो आपके लैंड का पीस को डिस्ट्रॉय करे। तो ये है जी कंट्री के बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन, ठीक है, कि कंट्री जो है वो अपने बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन मांगता है, उसको टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कहते हैं करंट अफेयर्स में। उसमें आप लैंग्वेज में इसको, इन टर्मिनोलॉजी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान डिफेंड्स इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एट ऑल कॉस्ट्स। नेशनलिज्म, ये वर्ड निकला है नेशियो से, जिसका मतलब होता है बर्थ या नेशन, यानी अपनी कंट्री को अपनी फैमिली की तरह प्यार करना। तो जो जब आपकी अपनी कंट्री के साथ, अपनी नेशन के साथ एक स्ट्रॉन्ग किस्म के इमोशंस अटैच हो जाते हैं तो उसको नेशनलिज्म कहते हैं। तो नेशनलिज्म यूनाइट्स पीपल ड्यूरिंग क्राइसिस। पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म क्या है, जो पेट्रियोटिज्म है इसका मतलब होता है फादर। तो इसका मतलब है कि आप अपनी केयर करो, अपनी रिस्पेक्ट करो अपनी कंट्री की। तो जब आप अपने होम लैंड की रिस्पेक्ट, उसकी लव, उसकी वफादारी रखते हो तो उसको पेट्रियोटिज्म कहते हैं। और यहाँ पर एग्जांपल बन रही है कि क्रिकेट विक्टोरियर्स इंक्रीज पेट्रियोटिज्म इन पाकिस्तान। अब एक और चीज़ है, नेशनलिज्म में आप कौम परस्त बनते हो और पेट्रियोटिज्म में आप मुहिब्बुल वतन बनते हो, ठीक है। नेशनलिज्म में आप नेशन को, एक किस्म के एक नेशन यूनाइट होती है। पेट्रियोटिज्म में लैंड, यानी आपका जो पाकिस्तान है, जो आपकी लैंड होती है जहाँ पे पैदा होते हो, उससे आप मोहब्बत करते हो। नेक्स्ट है पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म लैटिन वर्ड पॉपुलस से निकला है, जिसका मतलब होता है पीपल। अब इसमें जैसे लीडर्स जो हैं वो अच्छी चीज़ें कहते हैं ताकि लोगों को वो क्या करें, खुश कर सके, ठीक है। तो जो पॉलिटिक्स जब आपके इमोशंस के ऊपर बेस्ड होती है बजाय इसके कि आपको हकाइक दिखाए जाएं, तो जब आपके लीडर्स आपको इमोशनली अटैच करके इमोशंस के थ्रू आपसे काम करवाते हैं, सपोर्ट दिलवाते हैं, तो वो आपका क्या है कि वो ऐसे लीडर्स जो हैं वो क्या है कि वो लोगों को अच्छी अच्छी बातें कह के इमोशनली उनको खुश करते हैं। तो ये क्या है, ये पॉपुलिज्म है। तो पॉपुलिज्म ऑफन इग्नोर्स इकोनॉमिक रियलिटीज़। अथॉरिटेरियनिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म क्या है, अथॉरिटी से निकला है, जिसका मतलब है एक जो शख्स है वो ही सारे के सारे रूल्स बनाएगा, किसी को इजाज़त नहीं है कि कोई सवाल पूछ सके। तो सिस्टम जो है ऐसा होगा जिसके अंदर लिमिटेड किस्म की फ्रीडम्स हैं लेकिन उसमें कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी वन मैन रूल, ठीक है, एक ही बंदा सारी चीज़ें कर रहा है, जैसे कोरिया में हो रहा है नॉर्थ में। तो अथॉरिटेरियनिज्म रिस्ट्रिक्ट मीडिया फ्रीडम, ये जो अथॉरिटेरियनिज्म है ये रिस्ट्रिक्ट कर देती है वीडियो की फ्रीडम को। सिविल मिलिट्री रिलेशंस, ये तो आप पाकिस्तान अफेयर्स में भी पढ़ोगे। सिविल का मतलब होता है सिटीजन, मिलिट्री का मतलब होता है कि आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, यानी जो आपकी फौज होती है। तो अब रिलेशनशिप जब आप क्या करते हो कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट और जो आर्म्ड फोर्सेस यानी आपकी फ़ौज के दरमियान में होती हैं, उसको आप सिविल मिलिट्री रिलेशंस कहते हो, ठीक है। यानी आम लोगों के दरमियान में और फौज के दरमियान में जो रिलेशंस हैं, यानी ऐसे लोग जिनको गवर्नमेंट ने इलेक्ट किया है वो सिविल में फॉल करेंगे और जो आर्म्ड हैं, जो आपके फोर्सेस हैं, वो आपकी मिलिट्री में फॉल करेंगे। तो ऐसे लोगों के दरमियान इलेक्टेड गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्सेस के दरमियान जो ताल्लुक बन रहा है उसको आप क्या कहोगे कि वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस है। तो बैलेंस सिविल मिलिट्री रिलेशन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। मार्शल लॉ, मार्शलियस से निकला है, जिसका मतलब है कि ये रिलेटेड है वॉर से। तो जब आर्मी को हेड बना दिया जाता है हर चीज़ का, तो उसको हम मार्शल, वो कहते हैं कि ये मार्शल लॉ लग गया है। तो जो मार्शल लॉ होता है उसके अंदर मिलिट्री जो होती है वो सुप्रीम हो जाती है, वो लीड करती है, वो पूरी गवर्नमेंट को देखती है। तो पाकिस्तान एक्सपीरियंस मार्शल लॉ इन द पास्ट।
रिजीम चेंज, रिजीम का मतलब होता है रूल, ठीक है, हुक्मरानी। तो चेंज का मतलब है कि कोई चेंज हो गया। तो जब आपकी गवर्नमेंट का या लीडरशिप का चेंज हो जाए, एक प्रेसिडेंट की जगह कोई और आ जाए, यहाँ अगर कहीं प्राइम मिनिस्टर जो है उसके पास ताकत है तो वो प्राइम मिनिस्टर की जगह कोई और प्राइम मिनिस्टर आ जाए, तो वो क्या है कि वो आपकी हुक्मरान चेंज हो गया है। तो जब हुक्मरान चेंज हो गया है, हुकूमत चेंज हो गई है, तो हुकूमत चेंज होने को हम इंग्लिश में या इस टर्मिनोलॉजी के तहत हम रिजीम चेंज कहेंगे। तो रिजीम चेंज डिबेट्स डोमिनेट ग्लोबल पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये बन रहा है कि जब कोई फाइट्स नहीं है, कोई सडन चेंजेस नहीं होंगे, सियासी तौर पर हर चीज़ जो है वो स्टेबल है, तो उसको आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहोगे। जैसे कंसिस्टेंट गवर्नेंस विदाउट क्योस, यानी कि आपकी मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपका हर काम हो रहा है गवर्नमेंट का, यानी हुक्मरानी हो रही है, आपका सिस्टम चल रहा है गवर्नमेंट का बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी तबाही के, तो उसको आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहोगे। जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अट्रैक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक का मतलब होता है रेलेवेंट टू इकोनॉमी, यानी आपकी मौशियत की जब स्टेबिलिटी आ जाती है, जब आपके पास इनफ मनी नहीं होता तो आपके पास कोई ज़्यादा पैनिक भी नहीं होगा, यानी आपकी हर चीज़, आपकी महंगाई कंट्रोल में है, आपकी ग्रोथ कंट्रोल में है और एम्प्लॉयमेंट भी। तो IMF प्रोग्राम एम फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे FDI कहते हैं, फॉरेन प्लस डायरेक्ट प्लस इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या है कि इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जब एक रिच फ्रेंड जो है वो एक शॉप ओपन कर दे आपकी ही सिटी में, ठीक है, यानी ओवरसी की इन्वेस्टमेंट आपके लोकल बिजनेस के अंदर होनी शुरू हो जाएगी, तो वह है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी बाहर बैठे हुए वो आपके लोकल बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो पाकिस्तान सीक्स मोर FDI इन एनर्जी सेक्टर, यानी बाकी बाहर से लोग आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, तो ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप इस कैटेगरी में इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब बन रहा है कि पाकिस्तान तलाश में है ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए एनर्जी सेक्टर के अंदर। ट्रेड लिबरलाइजेशन, ट्रेड का मतलब तो हमें पता है तिजारत, लिबरलाइजेशन यानी फ्री। तो अब यहाँ पर क्या है कि जब कोई शॉप ओपन करे, फ्रीली करे, बगैर बहुत से रूल्स के, तो उसको ट्रेड लिबरलाइजेशन कहते हैं। यानी आप ट्रेड के, तिजारत के बहुत सी रुकावटों को कम कर देते हो, यानी जिसकी वजह से दूसरा तिजारत करते हुए तंगी महसूस नहीं कर रहा, वो आराम से कर पा रहा है, तो उसको आप कहोगे ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड लिबरलाइजेशन बूस्ट एक्सपोर्ट्स। प्रोटेक्शनिज्म, अब ये वही प्रोटेक्शनिज्म वाली बात है जो हमारे पास जो डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, उसकी जो थ्योरी थी, उसकी जो स्ट्रैटेजी थी। तो प्रोटेक्शनिज्म क्या है जी? प्रोटेक्ट करना किस चीज़ को? फॉर एग्जांपल कि आप अपनी इंपोर्ट्स को लिमिट कर देते हो ताकि आपकी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है वो प्रोटेक्ट हो जाए, ठीक है। तो आप सिर्फ वो खरीदते, वही चीज़ें खरीदोगे जो आपकी कंट्री ने खुद बनाई होंगी, इसका ये फ़ायदा है। तो ट्रंप ने ये स्ट्रैटेजी भी यूज़ की थी कि उसने इतना लिमिट कर दिया था इंपोर्ट्स को कि ताकि उसकी एक्सपोर्ट कंट्री की ग्रोथ करे और लोकल मार्केट जो है वो वही चीज़ें, जो लोग नेटिव्स हैं, सिटीजन्स हैं, वो वही चीज़ें खरीदे जो उनका मुल्क खुद प्रिपेयर कर रहा है। इसकी वजह से मुल्क को बहुत बेनिफिट होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी प्रोटेक्शनिज्म का यही मतलब है कि लिमिट कर देना इंपोर्ट्स को ताकि आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सको। प्रोटेक्शनिज्म कैन हर्ट ग्लोबल ट्रेड। तो हाँ, ये इसका नुकसान है कि ये ग्लोबल ट्रेड को हर्ट करती है, यानी उसको वहाँ पर नुकसान पहुँचता है। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का क्या मतलब है? हमें पता है सब्सटीट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो जब आप टॉयज़ बनाओ, फॉर एग्जांपल इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर आप एक टॉयज़ बना रहे हो एक घर के अंदर, इंस्टेड कि आप उसको ख़रीदो, ठीक है, तो ये आपने क्या किया कि आपने उसको रिप्लेस कर दिया, खरीदने की बजाय आप खुद बनाना शुरू कर दिया आपने। तो आप जब अपने ही चीज़ों को खुद प्रोड्यूस करोगे लोकली, ताकि आप बाहर से लेने से बचो, तो इससे किसको फ़ायदा है? इससे हमें ही फ़ायदा है। तो इस चीज़ को हम किस टर्मिनोलॉजी में कहते हैं? इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, कि आप इंपोर्ट को रिप्लेस कर देते हो। पाकिस्तान प्रमोट्स इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रीज। एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है? कैरी आउट करना, ठीक है, यानी आप क्या कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा टॉयज बेच रहे हो बाहर, तो आप इनकरेज क्या करते हो? अशिया को करते हो ताकि वो बाहर भी बिकें, ठीक है। तो अब यहाँ इसको क्या है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स पे प्रमोशन कर रहे हो। तो टेक्सटाइल पॉलिसीज, एक्सपोर्ट प्रमोशन। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। अब इसका मतलब डाइवर्सिफिकेशन का वर्ड डाइवर्सिस से निकला है, जिसका मतलब होता है डिफरेंट। अब आप डिपेंड एक टॉय पे, यानी एक चीज़ पर आप डिपेंड नहीं करते, किसी भी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि आप मुख्तलिफ चीज़ों पर डिपेंड कर रहे हो इकोनॉमिकली। तो जब आपकी इकोनॉमी बहुत से सेक्टर्स में एक्सपैंड कर जाती है तो उसको इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। पाकिस्तान नीड्स इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। एक चीज़ पर रिलाई नहीं करना, ज़्यादा चीज़ों पर रिलाई करना है, यानी ज़्यादा चीज़ें बना लेनी है। पॉवर्टी एलिविएशन, एलिवेशन का मतलब होता है कम कर देना, पॉवर्टी यानी गुर्बत। अब आप लोगों को, गरीब फैमिलीज़ को हेल्प करते हो ताकि वो सही तरीके से अच्छी ज़िंदगी जी सकें। जैसे
फॉर एग्जाम्पल रिड्यूसिंग पॉवर्टी लेवल्स, अब आपने क्या करना है कि अपनी जो गुर्बत के लेवल्स हैं वो कम कर देने हैं। अब इसमें सेंटेंस में देखेंगे BISP सपोर्ट्स पॉवर्टी एलिवेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल सेफ्टी नेट। सेफ्टी का मतलब होता है प्रोटेक्शन, नेट का मतलब होता है सपोर्ट। अब एक ऐसा नेट जो स्टॉप करता है आपको कि आप नीचे ना गिरो, ठीक है। जैसे ऐसे वेलफेयर प्रोग्राम्स गरीब लोगों के लिए जो कि उन्हें बचाते हैं इकोनॉमिक किसी भी सिचुएशन से, सोशल किसी भी सिचुएशन से। सोशल सेफ्टी नेट्स प्रोटेक्ट वल्नरेबल ग्रुप्स। ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन का मतलब होता है इंसान और तरक्की। अब जब आप क्या करते हो कि आप लोगों की मदद करते हो कि वो क्या करें कि वो ग्रो करें, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, इनकम के, तो इन चीज़ों में जब इंप्रूवमेंट में मदद करोगे तो इट मीन्स कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है। पाकिस्तान मस्ट फोकस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी तो हमारी मौशियत होगी, डिजिटल यानी डिजिटल से रेलेवेंट। तो आप जब अपने मोबाइल या इंटरनेट के जरिए चीज़ें कमाते हो तो वो आपकी डिजिटल इकोनॉमी हो गई। तो इसके अंदर आपके ऑनलाइन बिजनेसेस और सर्विसेज आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसिंग बूस्ट डिजिटल इकोनॉमी। साइबर वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर क्या है? इसका मतलब होता है कि जब आप कंट्रोल करते हो किसी चीज़ को, तो जैसे आप लड़ रहे होते हो डिफरेंट ग्रुप्स से, गन से नहीं बल्कि आप किस चीज़ से लड़ रहे हो, कंप्यूटर्स वगैरह से लड़ रहे हो। यानी आप इंटरनेट पे कुछ चीज़ लड़ रहे हो, आप अटैक कर रहे हो हैकिंग के ज़रिए, आप डेटा की किसी का चुरा के उसके ऊपर अटैक कर रहे हो, तो वो आपके साइबर वॉरफेयर में आ गया, ठीक है। यानी आप हैकिंग के ज़रिए, डाटा के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, कंप्यूटर्स के ज़रिए, इन चीज़ों के ज़रिए जो है वो फाइट कर रहे हो, तो ये आपकी साइबर वॉरफेयर आ गई। तो स्टेट्स प्रिपेयर फॉर साइबर वॉरफेयर थ्रेट्स। डिसइंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आप रॉन्ग स्टोरीज मकसद के साथ, यानी आपका कोई पर्पज़ है और उसके साथ आप गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रहे हो। तो इसका क्या है कि आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ताकि लोग जो हैं वो गुमराह हों, तो इसको डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं। ये आपका, इसको कैसे यूज़ करोगे? डिसइंफॉर्मेशन इज़ यूज्ड इन हाइब्रिड वॉर्स। मिस इन्फॉर्मेशन, अब मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई है लेकिन बाय मिस्टेक फैलाई है, आपका कोई पर्पस नहीं है। डिसइंफॉर्मेशन में आपने ऑन पर्पस गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई है। मिस इन्फॉर्मेशन में आपका पर्पस गलत नहीं है, आपने बाय मिस्टेक गलत इन्फॉर्मेशन फैला दी है। तो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आप फैलाओगे बगैर आपके गलत मकसद के, तो वो आपकी मिस इन्फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड्स फास्ट ऑन सोशल मीडिया। नेशनल नैरेटिव, ये बहुत वर्ड आप सुनोगे, नैरेटिव नैरेटिव नैरेटिव। तो नेशनल नैरेटिव क्या होगा? नैरेटिव का मतलब होता है कोई चीज़ बताना, यानी एक कंट्री की स्टोरी जो वो खुद अपने आप के बारे में बताती है। तो ऑफिशियल जब वर्जन आता है हमारा नेशनल इवेंट्स का, जो कि हमारी स्टेट ने बताया कि ऐसा है और हमें मानना पड़ेगा ऐसा ही है, तो स्टेट को आपने कभी भी चैलेंज नहीं करना। जो आपका स्टेट का नैरेटिव होता है वो क्या है? वो कंट्री का नैरेटिव है। नेशनल नैरेटिव क्या है? जो आपका नेशन का, यानी जितने भी नेशनल इवेंट्स हुए हैं उनका जो ऑफिशियल वर्जन है, जो आपकी गवर्नमेंट ऊपर से बताती है, वो आपका नेशनल नैरेटिव होता है। पाकिस्तान मस्ट स्ट्रेंथन इट्स नेशनल नैरेटिव्स। नेक्स्ट है आपका स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन। स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप क्या करते हो? आप बहुत ही स्मार्टली बात करते हो ताकि आप जो है वो जहन को जीत लो। अब ये आपकी प्लान्ड किस्म की मैसेजिंग होती है इन्फ्लुएंस के लिए, तो इसको आप स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन कहते हो। स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन काउंटर्स प्रोपेगेंडा, ठीक है। स्ट्रैटेजी यानी आपने स्ट्रैटेजी बताई, कम्युनिकेशन यानी आपने बात करनी है, तो इतनी स्मार्टली बात करनी है कि आप जीत जाओ, तो उस चीज़ को हम स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन कहेंगे कि स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन काउंटर्स प्रोपेगेंडा। काउंटर नैरेटिव, काउंटर का मतलब होता है अगेंस्ट, नैरेटिव का वो कि ऐसी स्टोरी या कोई ऐसी चीज़ जो कि किसी का नैरेटिव हो, यानी वो स्टोरी हो जो आपको बता रहे हैं और कुछ जो उनका माइंडसेट है कि यही बात है, तो उसके खिलाफ तो जो काउंटर है वो आपकी वो रिस्पॉन्स होती है, वो आपका रिस्पॉन्स होता है जो आप फॉल्स किस्म के प्रोपेगेंडा के खिलाफ करते हो, तो उसको काउंटर नैरेटिव कहते हैं। पाकिस्तान नीड्स अ स्ट्रॉन्ग काउंटर नैरेटिव। जियो स्ट्रैटेजी, जियो का मतलब होता है अर्थ, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि आपका कोई प्लान है। तो बिग प्लान्स जो आप मैप्स को इस्तेमाल करते हुए बनाते हो, तो इसके अंदर आपकी मिलिट्री और पॉलिटिकल प्लानिंग आती है जो जियोग्राफी को इस्तेमाल करके वो बनाई जाती है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के तहत। गौदर इज सेंट्रल टू पाकिस्तान जियो स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजिक असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है सेटिस से निकला है, जिसका मतलब होता है जी इनफ। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत ही वैल्यूएबल थिंग्स हैं जिनको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज आपकी नेशनल पार्क के लिए, उसको आप स्ट्रैटेजिक असिस्ट कहोगे। यानी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी नेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो रिसोर्सेज हैं और आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो वो आपकी स्ट्रैटेजिक असिस्ट है। तो यहाँ पर सेंटेंस में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इज़ अ स्ट्रैटेजिक असिस्ट। फिर है नेशनल रेजिलियंस। तो रेजिलियर से निकला है, जिसका मतलब होता है बाउंस बैक, वापस आपको ना हिट करना, बाउंस करना। तो जब आप खड़े होते हो दोबारा गिरने के बाद, तो ये क्या है? आपने रेजिलियंस दिखाई है। तो ये वो एबिलिटी है जब आप किसी क्राइसिस में, कोई कंट्री क्राइसिस में जाती है और वापस रिकवर होती है, तो वो क्या है? वो रेजिलियंस शो कर रही है, नेशनल रेजिलियंस शो कर रही है।
फ्लड रिस्पॉन्स शोड पाकिस्तान नेशनल रेजिलियंस। नेक्स्ट है जी थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। थ्यूसिडाइड्स ट्रैप क्या होता है? ये बेसिकली ये था जी, हमारे पास ये टर्म होती थी एथेंस और स्पार्टा के टाइम पर थी। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक राइजिंग पावर थ्रेट करती है पहले से मौजूद पावर्स को, उनको डराती है, तो और ऐसा लगता है कि वॉर हो जाएगी, तो उसको हम थ्यूसिडाइड्स ट्रैप कहते हैं। अब इसमें क्या होती है कि एक कंट्री जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, चाहे वो मिलिट्री के हवाले से है, इकोनॉमी के हवाले से, इन्फ्लुएंस के हवाले से, और वो दूसरी कंट्री जो है उसके ऊपर डोमिनेट करना चाह रही है, तो जो हमारे पास उस टाइम पर राइजिंग पावर होगी, दूसरी कंट्री जो ऑलरेडी डोमिनेट होगी उसके लिए वो ख़तरे वाली होगी। तो वो जो हमारे पास राइजिंग पावर होगी, उस टाइम की डोमिनेंट पावर वाली कंट्री जो है वो राइजिंग पावर से डरेगी, उसके लिए थ्रेट क्रिएट करेगी, तो अल्टीमेटली वो ट्रैप में जाएगी। और ट्रैप जो है वो उसको लेकर कहाँ जाएगा? आर्म्स रेस में, ट्रेड वॉर्स में, प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट्स में, और इवन डायरेक्ट वॉर में भी कर सकता है। तो ये क्या है? ये एक किस्म का हमारा जो है वो एक थ्यूसिडाइड ट्रैप है। अब एग्जांपल देती हूँ कि जैसे चाइना है वो एक राइजिंग पावर है, यूनाइटेड स्टेट पहले ही जो है वो ग्लोबली एग्जिस्टिंग पावर में डोमिनेंट माना जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो ट्रेड वॉर्स और मिलिट्री टेंशन, साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि यूएस को डर है कि चाइना ने गलबा पा लेना है। तो ये जो एक किस्म का ट्रैप बिछ गया, इसे थ्यूसिडाइड्स ट्रैप कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कि scholars warn that failure to manage power transition may push the world into a Thucydides trap. Thank you for watching this video. If you like the video, then like, subscribe, comment and share.